वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। मैं हूं अनूप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंप्लीट लेसन को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे स्टडी किस चीज़ को करेंगे, तो हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट किया जाएगा किसके द्वारा, करंट के द्वारा, जब करंट किसी भी वायर के अंदर फ्लो करता है। तो बेसिकली ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और किन चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे, हम वो सब बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैग्नेट्स होती हैं, जैसे नेचुरली हम बात करें तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिनको कि हम लोडस्टोन या मैग्नेटाइट का नाम दे देते हैं। केमिकल फॉर्मूला Fe3O4। अब इसको हम ब्लैक ओर ऑफ आयरन, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्लैक ओर ऑफ आयरन। अब सेकंड जो चीज़ आती है कि जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होगा, वीक मैग्नेट्स ये बनती हैं, वीक मैग्नेटिक इनका फील्ड रहेगा। उसके बाद इसमें हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं बहुत ही लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई जाती है, जिनको हम मैन मेड मैग्नेट्स बोलते हैं, ये किसी भी डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग बनाई जा सकती हैं। और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनकी होती है। तो जो इनके एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम देखें जो खिलौने वगैरह होते हैं, बच्चों के टॉयज वगैरह, या कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह अपनी होती हैं, या कंपास निडल, तो इन सभी के अंदर हम इन मैग्नेट्स को यूटिलाइज करते हैं। अब मैग्नेट क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया बार मैग्नेट के बारे में। तो बार मैग्नेट में जैसे मैंने पोल्स दिखा दिए, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ये अपना मैग्नेट है, जिसके अंदर मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैग्नेट की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किनको, जो स्मॉल पीसीज होते हैं, छोटे छोटे पीसीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील वगैरह वगैरह, बहुत सारे पार्टिकल्स जो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, उनको ही अपनी तरफ खींचने का काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज आती हैं किसी भी मैग्नेट के लिए, उनके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे किसी भी मैग्नेट को यदि हम फ्रीली सस्पेंड करें, मान लीजिए मेरे हाथ में मैग्नेट है, यदि मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करता हूं, तो यहाँ से मैं एक अनस्पन थ्रेड हम बोलते हैं कि जो धागा से हम उसको लटकाएं बांध के, तो उस टाइम पे हम देखेंगे एक बार वो रिवॉल्व करता है, फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो पॉइंट आउट करने का काम करता है। उसको हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। तो वो जो डायरेक्शन होती है उसकी हमेशा क्या रहेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर वो अलाइंस करता है। तो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ नहीं, अप्रोक्सीमेट नॉर्थ साउथ होती है, बट हम मान के चलते हैं कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एग्जैक्टली शो करता है। तो ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहेगी कि लाइक जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक जो पोल्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मैंने जैसे डायग्राम से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि नॉर्थ साउथ, अब साउथ के साथ में यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने दिखाया साउथ पोल को, जब साउथ पोल के पास लेके आता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जो कि रिपल्सिव फोर्स है। अब ये जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होता है, ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट द पोल्स। पोल्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है पोल्स के ऊपर। अब इस पे नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये अपने पास मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के सराउंडिंग में मैं यदि किसी पार्टिकल को होल्ड करता हूं, मैं इतनी दूरी पे रखता हूं, तो मैं देख रहा हूं कोई भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया एक आयरन नेल हम ले लेते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। जैसे जैसे मैं फील्ड की तरफ इसमें आगे बढ़ाता हूँ तो एक पॉइंट रीच होता है जहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं कि ये जो आयरन नेल थी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो वो जो रीजन बना, ठीक है, मैग्नेट के सराउंडिंग में वो रीजन जहाँ पर वो फोर्सेस लगने का काम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली मैंने डेफिनेशन में लिखा कि ये स्पेस रीजन है मैग्नेट के अराउंड जहाँ पर हम अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने नेल के थ्रू बताया, ये अभी इस रीजन से बाहर थी तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इस पर फोर्स हो रहा है। मैंने एरो से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसको हम टेस्ला के अंदर डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से इसको मेजर करते हैं। तो जो निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट थे, उसके नेम के ऊपर इस यूनिट को रखा गया है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट है गोज, तो
तो इनमें रिलेशन भी अपने पास आता है कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गोज। उसके बाद मेरे पास आती है एक छोटी सी टर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मीनिंग जैसे यहाँ पे जो आयरन नेल थी इसकी तरफ जो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है तो वो फील्ड लाइंस के थ्रू ही होता है। तो बेसिकली फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अपने पास क्या होती हैं, एक इमेजिनरी लाइंस है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, इनके बारे में जो जानकारी देती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे अब ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले जैसे मैंने डेफिनेशन के अंदर ही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। तो क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती बट हम इनसे हलचल महसूस कर सकते हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के ऊपर। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती हैं और क्लोज लूप्स बनाने का काम करती हैं। तो जैसे नीचे डायग्राम से देखें मैंने नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और इनसाइड वो साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंदर कि ये जो लूप है अपने पास ये कंप्लीट फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई ब्रेक नहीं होगा, हमेशा क्या रहेंगे, कंटिन्यूस और क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। अब यदि मुझे उनकी डायरेक्शन बतानी पड़े तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, ये जो पॉइंट है ठीक है, इसके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर देने का काम करती है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि यदि वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट के ऊपर अपने पास मल्टीपल डायरेक्शन हो जाती है जो कि पॉसिबल नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि 2 डायरेक्शन है अपने पास, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है अपने पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी, जैसे हम देखें कि यहाँ पर यदि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से निकल के जा रही हैं तो इसका मीनिंग है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वहाँ पे, ठीक है, यदि ज़्यादा फील्ड लाइंस हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यदि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन हमने देखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हमने यदि देखना है रीजन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कि कितनी फील्ड लाइंस उस एरिया के अंदर से निकल के जा रही हैं, तो ये इस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसकी स्ट्रेंथ फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे ओरस्टेड जो एक्सपेरिमेंट था, इसने सक्सेसफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी वायर में करंट छोड़ा जाएगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इससे पहले ये भी नहीं मानते थे, बट ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी इनकी तरफ से हुई, जिसके अंदर हम सेपरेट ब्रांचेस में पहले पढ़ते आए थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग पार्ट हैं, बट फिर ये जब प्रूव हो जाता है तो उसके बाद इस चीज़ को माना गया कि ये सेम चीज़ है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ने का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सर्किट डायग्राम लिए। तो सबसे पहले जब उनसे गलती क्या होती थी, वो जैसे कि जो कंपास निडल होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यदि उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो वो इन्फ्लुएंस होती है, उसमें हम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे इस सर्किट डायग्राम में मैंने देखा मैग्नेटिक कंपास निडल यहाँ पे पुट कर दी, अब वो उसको परपेंडिकुलर पुट करता था, तो उस केस में क्या होता था कि वो निडल अपनी पोजीशन के ऊपर एज इट इज रहती थी। अब उनका मानना था कि यदि यहाँ पर करंट होता, फील्ड बनाता, तो वो फील्ड इस मैग्नेटिक कंपास निडल के फील्ड के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो उन्होंने एक्सीडेंटली एक दिन इस निडल को प्लेस कर दिया पैरेलल या ओवर द वायर, तो उस केस में देखा कि वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर उन्होंने इस चीज़ को, वो भी एक बार अचंभित हो गए, फिर उन्होंने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने का काम किया, तो उस केस में देखा कि ये अब अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो फाइनली उसने बता दिया कि भाई यदि हम किसी भी वायर के अंदर करंट छोड़ते हैं तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इस चीज़ को शो कर दिया कि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये अपना किसने बताया, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने। तो मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए
जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए हमें निकालना हो तो हम उसकी डायरेक्शन लेते हैं, तो उसके लिए हम सीधा क्या करेंगे, अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना राइट हैंड इस प्रकार से कर लिया, थंब अपना पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो फिंगर्स है वो रोटेट होके आएंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, इसको हम बोलते हैं कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। ये किस चीज के बारे में रिप्रेजेंटेशन देगा, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी देने का काम करता है। अब दूसरा, यदि करंट अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उस केस में फील्ड लाइंस इस प्रकार से हो जाएंगी। तो ये अपने ऊपर यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं कि यदि करंट ऊपर की तरफ है तो फील्ड लाइंस होंगी एंटी क्लॉकवाइज, यदि करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड लाइंस हो जाएंगी क्लॉकवाइज। ये आप अपने हाथ से खुद करके इस चीज को महसूस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना हमने कि जो थंब है वो पॉइंट करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्टेटमेंट जो मैंने बताई वो यहाँ पे रिटर्न है। अब नेक्स्ट इसके बाद, जैसे हमने कोई स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट अपना चला हुआ है, तो ये कोई भी आई अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। अब करंट मैंने बताया कि ऊपर की तरफ, तो फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज घूम के आती हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने इसका अपोजिट डायग्राम दिखा दिया कि करंट को यदि डाउनवर्ड मान के चलते हैं तो फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, क्लॉकवाइज। तो इस केस के अंदर एक्सपेरिमेंटली ये बताया जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, दूसरा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितनी हम उससे दूर रहेंगे फील्ड उतना ही वीक होने लग जाएगा, पास है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, दोनों चीज़ों को कंबाइन करने के बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, B = म्यू नॉट I ओवर 2πr। तो जो म्यू नॉट है इसको हम एक कांस्टेंट कहते हैं, परमेबिलिटी कांस्टेंट। इसकी फिक्स वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, वैल्यू लिखना चाहें तो इसकी फिक्स वैल्यू, बट ये आपके इसमें क्वेश्चंस वगैरह इस पार्ट पे नहीं आते हैं, ये आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, इतना पार्ट यहाँ पे सफिशियंट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है, हमने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर कोइल। तो सर्कुलर कोइल में मैंने क्या किया, यहाँ पे कोइल दिखाई सबसे पहले, सर्कुलर कोइल, इसमें मैंने मान लिया यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे एंड से करंट लीव कर रहा है, तो मैंने इसके डायमेट्रिक अपोजिट एंड्स लिए। इस एंड के ऊपर मैंने देखा करंट की जो एरो है मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से दिखाई है अपवर्ड, तो बिल्कुल सामने करंट की एरो वहाँ पे क्या थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि यदि करंट अपवर्ड है फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज। तो हमने देखा कि फील्ड लाइंस इस केस में अंदर से जो रीजन में से जा रही है सारी आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम जितनी फील्ड लाइंस होती हैं, हम किसी भी बॉडी से दूर जाएंगे करंट कैरिंग बॉडी से तो फील्ड लाइंस वीक हो जाती हैं, तो इसीलिए हमने इनके सर्कल्स को कंप्लीट यहाँ पे नहीं किया है। अब इसके रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे हम वायर के अंदर लें चाहे हम सर्कुलर कॉइल के लिए लें। उसके बाद इन्वर्सली है वो डिस्टेंस के, तो 1/r, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने पास आता है कि B = म्यू नॉट I ओवर 2r। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट करेंगे सर्कुलर कॉइल के लिए। इसी चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ थीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, यदि अपने पास हो तो B की वैल्यू म्यू नॉट I और 4πr × थीटा, और एंट्रेंस के लिए ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसमें ध्यान देंगे। नेक्स्ट उसके बाद ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, अपना सभी इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास आता है सोलेनाइड। तो सोलेनाइड क्या होती है, तो ये कोई भी हेलिकल जो क्वाइल जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, टाइटली वाउंड, उसी क्वाइल को हम क्या नाम देते हैं, सोलेनाइड। जैसे अपने पेन के अंदर जो स्प्रिंग है वहाँ पे हम देखें उस पैटर्न को, तो वो एक सोलेनाइड है। ठीक है, क्योंकि उसमें यदि एंड्स को हम एक्सटेंड कर दें और उन एंड्स में से करंट एंटर कराएं, एक सर्किट लगा दें, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने यही लिखा है, इसमें स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है, और एल जो है इसकी लेंथ ऑफ द सोलेनाइड है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इसका पैटर्न बनाने से पहले हमें क्लॉक फेस रूल की जानकारी होनी चाहिए। तो क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, तो देखिए, क्योंकि अपने पास दो प्रकार के लूप्स इसमें बन सकते हैं। एक लूप जैसे मैंने दिखा दिया कि यदि करंट की डायरेक्शन लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस एंड के ऊपर नॉर्थ पोल अपीयर होगा।
सेम यदि करंट की डायरेक्शन जो लूप के अंदर क्लॉकवाइज है तो उस एंड के ऊपर साउथ पोल अपीयर होगा। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा मेमोरी के लिए हम देख सकते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, तो ये फर्स्ट टर्न है। इस फर्स्ट टर्न के अंदर हम देख सकते हैं कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज आ रखा है। इसका मतलब यहाँ पे साउथ पोल अपीयर होगा, तो दूसरे एंड के ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो ये अपने ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो सोलेनाइड का जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो जैसे मैंने अभी दिखाया, यहाँ से मैंने करंट को एंटर किया, ग्रीन लाइन से मैं इसको दिखा रहा हूँ, ग्रीन एरो से। तो उस केस में यहाँ पर जो फर्स्ट एंड है इसका, इस एंड में मैं देख रहा हूँ कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट इज ये क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज तो यहाँ पे साउथ पोल, उधर से नॉर्थ पोल। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ के अंदर एंटर और उसके बाद स्ट्रेट। तो अभी यहाँ पे दो चीजें बन गई अपने पास। ये कर्व लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसके जो इंटीरियर है, कोर ऑफ द सोलेनाइड, जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपना क्या रहेगा, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम इसमें ध्यान देंगे, ये क्या हो गया अपने पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बना हुआ है। अब इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डायरेक्टली करंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि यदि करंट नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगा। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। तो स्मॉल एन जो होता है वो किसके इक्वल होगा, तो एन बाई एल। इसका मतलब कितने टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, इस चीज को हम नंबर डेंसिटी बोल देते हैं। तो फॉर्मूला हमने लिखा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या फिर स्मॉल एन की वैल्यू पुट के हम इसको म्यू नॉट कैपिटल एन आई ओवर एल भी रख सकते हैं। तो ये इसका पैटर्न था। फील्ड लाइंस इसके अंदर मैंने बता दिया है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इनमें डिफरेंस पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब यही होता है कि यदि हम कोई भी, जैसे हम वायर ले लें, उस वायर को हम टर्न्स प्रोवाइड करें जैसे सोलेनाइड के रूप में, और यदि उसमें हम करंट छोड़ते हैं तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाती है। कुछ टाइम के लिए वो बिहेव करेगी एज ए बार मैग्नेट, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका मतलब बेसिक है कि उसका जो मैग्नेटिज्म बना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम करंट के द्वारा ही उस चीज़ को बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने कि मैंने क्या किया, एक सोलेनाइड के इंटीरियर में एक सॉफ्ट आयरन की कोर रख दी है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इंटीरियर में, हमने पीछे डायग्राम के अंदर यदि देखें तो इंटीरियर से पैरेलल लाइंस जाती हैं, ये लाइनें जब इस स्पेसिमेन जो हमने अंदर रखा है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको सॉफ्ट आयरन में इंड्यूस करने का काम करती हैं। इसीलिए वहाँ पर मैग्नेट की तरह बिहेवियर वहाँ पे हम देख सकते हैं फिजिकली। तो यूजेस के अंदर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो बहुत सारे, जैसे हम हैवियर ऑब्जेक्ट्स हों उनको हम मूव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर जो मैग्लेव ट्रेंड्स होते हैं जैसे जापान के अंदर चलती हैं मैग्नेटिक लेविएशन फिनोमेना, उसके ऊपर ये काम करती हैं। उसके बाद जैसे यदि अपनी आंखों के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल यदि गिर जाता है, मान लीजिए आयरन का स्प्लिंटर, छोटा पार्टिकल आंखों में गिर गया, तो उस चीज़ को निकालने के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, ताकि वो स्प्लिंटर बिना कोई हार्म किए आई से इजीली रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं ये डिपेंड नहीं करती हैं किसके ऊपर, करंट के ऊपर, उनके खुद के मैग्नेटिज्म के लिए ये नेचुरली अकरिंग है, इनकी वीक स्ट्रेंथ होती है। तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है हम उसको किसी भी फैक्टर से इंक्रीज कर सकते हैं, कितना भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसकी पोलरिटी, जो पोल्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनको भी रिवर्स कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के बाद। लेकिन यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स में ऐसा नहीं किया जा सकता, पोलरिटी जो है वो फिक्स रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ उसकी जो रहेगी वीक रहेगी। आप परमानेंट मैग्नेट्स भी हम करंट के द्वारा बना सकते हैं, उसके लिए कुछ जैसे मटेरियल होते हैं, कार्बन स्टील है, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील वगैरह, टंगस्टन स्टील होते हैं। यदि इनके अंदर से हम करंट को पास करते हैं तो वो मटेरियल्स हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट्स में बदल जाते हैं। तो इतना इसके अंदर सफिशिएंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने पास फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करें तो फोर्स कितना लगेगा। तो बेसिक इसके अंदर मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिखाया और उसकी डेंसिटी जो स्ट्रेंथ है बी से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया
ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू जो v वेलोसिटी के साथ मूव करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल यहाँ पर हम इसमें एंगल के रूप में भी दिखा सकते थे। मान लीजिए ये इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा यहाँ पे बनाता। तो उस केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के ऊपर, सेकेंडली स्ट्रेंथ ऑफ द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लास्टली एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सभी इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर साइन थीटा को हटा के V क्रॉस B रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगल जो है वो किसके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है और फोर्स वेक्टर है। अब इसके जो स्पेशल केसेस हैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि चार्ज जो है वो जा रहा है पैरेलल, या मैं बोल दूं थीटा 0 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब क्या है पैरेलल का, कि दैट इज मूविंग अलोंग द फील्ड। और एंटी पैरेलल के अंदर वही चार्ज पार्टिकल कैसे हम करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फील्ड इस तरफ है तो चार्ज भी उधर ही जाएगा, तो पैरेलल। और यदि फील्ड उधर है, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो एंटी पैरेलल है। तो दोनों केस के अंदर फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा चार्ज के द्वारा 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। नेक्स्ट उसके बाद यदि हमने मैक्सिमम फोर्स चार्ज पे लगाना है तो उसके लिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 90 डिग्री के ऊपर होती है, इसीलिए हम साइन 90 यहाँ पे रखेंगे। तो फोर्स जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो सीधा प्रोडक्ट रहेगी किसका, जो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब यदि चार्ज को हम स्टेशनरी रख देते हैं फील्ड के अंदर, तब उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम लिखेंगे वो चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, चार्ज वेलोसिटी है जो अपनी वैल्यू, वो 0 है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट होता है क्यू वी बी। तो वेलोसिटी 0 होने के कारण फोर्स एक्सपीरियंस भी क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें एक केस आता है कि यदि हम न्यूट्रॉन को ले लें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम छोड़ें, चाहे किसी भी एंगल के ऊपर छोड़ें, तो वो हमेशा अनडिफ्लेक्टेड पास होगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज उसका 0 है तो इसीलिए फोर्स एक्सपीरियंस भी क्या रहेगा उसका, 0। तो वो एज इट इज मूव करेगा जिस भी एंगल पे छोड़ा गया, जैसे भी। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि वो मूव करेगा अनडिफ्लेक्टेड। अब उसके बाद लास्ट इसमें आता है अपने पास कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जैसे हमने पीछे वाले केस में देखा था चार्ज को छोड़ रहे थे, इस बार हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसमें एक हमने करंट कैरिंग वायर को रख दिया। इस वायर को हम सेम ऐसे भी रख सकते हैं या फिर हम इसको एंगल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैं दोनों डायग्राम्स प्लॉट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसे। तो उस केस में ये जो वायर यहाँ पे गई, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगी थीटा, तो ये रिजल्ट अपना हमने लिखा कि फोर्स एक्सपीरियंस चार्ज जो कंडक्टर है करंट कैरिंग वायर के लिए, वो ILB साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग अक्रॉस द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अपने पास ILB साइन थीटा वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसको IL क्रॉस B लिख सकते हैं। अब इसमें स्पेशल केसेस आते हैं। तो स्पेशल केसेस के अंदर सेम जैसे वायर को हम लास्ट हम देख रहे थे कि पैरेलल रखें या एंटी पैरेलल। तो पैरेलल मैंने अलोंग द फील्ड, एंटी पैरेलल अपोजिट टू द फील्ड, जो करंट की डायरेक्शन हम उसमें कर देंगे। तो इस केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों में फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि साइन 0 180 B कितना होता है, 0। मैक्सिमम फोर्स कब इन्फ्लुएंस होगा, तो थीटा 90 डिग्री के ऊपर, वैल्यू कितनी रहेगी, ILB। तो ये इतना पार्ट इस यूनिट के अंदर अपना आता है, जो CBSE अपना बोर्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको याद कर सकते हो।